मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में जमीनी मामलों को लेकर सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार की जो कार्रवाइयां हैं, वो कभी-कभी आश्चर्य में डाल देती है और लगता है कि सच में, जैसा हमने सर्वे में देखा था कि सरकार के पास दस्तावेज के नाम पर कुछ नहीं है और जैसे मन में आता है उस तरह प्रशासन या सरकार, आप जो भी कह लें, विभाग उस तरह का फरमान जारी कर देता है और कुछ ऐसा ही फरमान जारी हुआ है मोतिहारी में। और फरमान ऐसा कि इसके चलते सैकड़ों परिवार के लोग कई रातों से सोए नहीं हैं और वो इसलिए कि अपर समाहर्ता ने एक नोटिस जारी किया 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2024 को, और वह भी नोटिस अखबार में जारी किया गया। 62 लोगों के नाम पर वो नोटिस है। नोटिस में यह कहा गया कि जिस जमीन पर आप काबिज हैं, वह जमीन सरकारी है और इसकी जमाबंदी रद्द करनी है। तो वैसी स्थिति में आप यह बताएं कि यह जमीन आपकी कैसी है। मतलब अब व्यक्ति जो वर्षों पहले, जिसके कई पुश्त उस जमीन पर रह चुके हैं, अब उनको बताना होगा कि जमीन उनकी कैसी है, जबकि उसमें से बहुत से ऐसे जमीन है जिनका दाखिल खारिज हुआ है, जो रसीद कटा रहे हैं, जो शुल्क दे रहे हैं, सारी सुविधाएं जो सरकारी होती है वो अ, उसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार कह रही है कि यह जमीन आपकी है या नहीं, यह बताएं, नहीं तो इसकी जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी। होली बीत गया, लेकिन किसी ने रंग नहीं खेला, चूंकि उनके सारे रंगों को में कालिख एक तरह से कहें पोत दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने देखा कि यह तो 62 लोग वैसे हैं जिनके नाम से जमाबंदी है और उसको रद्द करने की चर्चा हो रही है। उसके अलावे भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी जमाबंदी नहीं हुई है, लेकिन वह बजाबता उस जमीन पर घर बनाए हुए हैं, उस जमीन पर रह रहे हैं और उनकी जमाबंदी इसलिए नहीं हुई, मतलब उनका दाखिल खारिज इसलिए नहीं हुआ कि बाद के दिनों में विभाग द्वारा यह कहकर कि यह गैरमजरूआ मालिक जमीन है, उसके दाखिल खारिज पर रोक लगा दिया था। जबकि इसके पीछे जब हमने देखा कि स्थितियां इतनी गंभीर हो रही हैं, तो मैंने जो रिसर्च किया, लोगों से बात की, जो जानकार हैं विधि के, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो चीजें सामने आई तो आश्चर्यजनक लगा और लगा कि सरकार उसी तर्ज पर काम कर रही है कि अगर आग नहीं हो तो धुआं ही दिखा दो, शायद लोग आग के भ्रम में घर छोड़ के भाग जाएं। वही स्थिति बनी हुई है। मतलब राह चलते झगड़ा करो, कुछ तो पंच दिलाएगा, उसी तर्ज पर यह काम हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धनौती नदी की। मोतिहारी में कभी धनौती नदी बहा करती थी, बड़ा धनौती का नाम था, क्योंकि जो नेपाल से पानी आती थी, जल अधिग्रहण क्षेत्र में पानी आता था, तो वो पानी धनौती नदी से होते हुए ही गंडकी में मिलता था। लेकिन कालांतर में वो बंद हो गया। अब नदी नहीं रह गया है, कोई बहाव नहीं है, पानी नहीं है और अगर पानी कुछ दिख भी जाए तो वो आसपास जो बसे हुए लोग हैं उनके घर के नालियों का पानी है। नदी सूख चुकी है। अब जो मोतिहारी के सौंदर्यीकरण हो रहा है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि धनौती के बगल में मेरीन ड्राइव बनाया जाएगा। अब उस मेरीन ड्राइव के बनने की चर्चा हुई, इसके बाद यह नोटिस जारी हुआ और लोगों की नींद हराम हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें वैसे लोगों के नाम से नोटिस जारी है जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु कई वर्षों पूर्व हो गया है। तो सबसे पहले जो अपर समाहर्ता द्वारा नोटिस जारी की गई है और ये कहा गया है कि इन सारे जमीन जो जमाबंदी है इसको रद्द करने का जो प्रतिवेदन है वो अंचल कार्यालय से अंचलाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है और इसी पर 9 तारीख को, मतलब आज हम 7 तारीख को बात कर रहे हैं, सोमवार को इसकी सुनवाई
अपर समाहर्ता महोदय करेंगे। लेकिन यह जरा आप समझिए कि एक बाज़ाब्ता नियम है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी व्यक्ति जो मृत हो गया है, जो अब दुनिया में नहीं है, उसके नाम से न कोई नोटिस जारी हो सकता है, न कोई वाद हो सकता है और अगर ऐसा होता है, तो वो अवैध करार दिया जाएगा। तो अगर मृत व्यक्ति के नाम से जमाबंदी वो है, तो वर्तमान की स्थिति में जो उसके उत्तराधिकारी थे या हैं, उनके नाम पर ये नोटिस जारी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब कि सीधे कागज़ात उठाए गए और नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर सीओ ने जो एक जाँच होनी चाहिए थी, जो एक पूरी समीक्षा होनी चाहिए थी इस मामले की, वह नहीं किया गया और सीधे जमाबंदी को रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बारे में हम आपको बता दें मित्रों कि जो नियम है उसके अनुसार मृत पर मुकदमा किया जाता है, तो वह शुरू से ही अवैध माना जाएगा और ऐसे मामले जो मृत व्यक्तियों को लेकर जो नोटिस जारी होता है या वाद होता है, ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई डिसीजंस दिए हैं, कई फैसले दिए हैं, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई वैसा मामला हो, लोन का, बैंक लोन का मामला हो, जमीनी विवाद हो या ऐसा कुछ भी है, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके नाम से ये किया जा सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति के नाम से, क्योंकि मृत व्यक्ति कहीं से भी लीगल पर्सन नहीं हो सकता है, मृत व्यक्ति कानूनी इकाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो एक ये गलती की गई। और इस जानकारी में थोड़ा और इजाफा करते हैं कि अगर मुकदमा है और उसी दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिस पर मुकदमा चल रहा है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के तहत जो सीपीसी का वो है, उसके ऑर्डर 22 के अनुसार वह केस समाप्त हो जाता है। अगर उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको पक्षकार बनाया जाए, तभी वो केस चलेगा। लेकिन यहाँ तो कई मृत व्यक्तियों के नाम से नोटिस जारी है। अब देखिए, ये मामला क्या है, इसको जरा तह से समझिए और इस पूरी कहानी को समझिएगा, तो आपको लगेगा कि किस कदर बिना किसी जांच पड़ताल के सीओ द्वारा एक प्रस्ताव भेज दिया गया और उसी आधार पर सारी कार्रवाइयां होती चली गई। यह नहीं देखने का प्रयास किया गया कि वो जमीन कैसा है, क्या सही में वो रैयती है या सरकारी है, क्या मामला है, इसको नहीं देखा गया। कारण यह है कि यह जो नोटिस जारी किया गया है वो इसलिए कि यह जो जमीन है, उस जमीन के खतियान में इस जमीन का प्रकार लिखा हुआ है गैरमजरूआ मालिक व ठेकेदार। और आप जानते हैं कि गैरमजरूआ का जैसे ही नाम आता है, तो एक स्थिति बनती है कि वह जो जमीन है वह सरकारी होगी और इसी आधार पर ये सारी कार्रवाइयां चल रही है, जबकि यह देखने का प्रयास भी संभवतः नहीं किया गया, क्योंकि अगर जो भी पदाधिकारी हैं वो विद्वान हैं, वो जानते हैं, अगर वो उस कागजात को देखे होते तो शायद इस तरह से नोटिस जारी नहीं होता। मामला क्या है और पहले यह गैरमजरूआ मालिक व ठेकेदार क्या होता है, इस विषय को जानना जरूरी है, चूंकि तभी आप पूरी कहानी समझ पाइएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले यह समझिए कि गैरमजरूआ मालिक व ठेकेदार जमीन होता क्या है। जो इस जमीन जिसको लेकर नोटिस जारी हुआ है, उसके खतियान में इस जमीन का प्रकार लिखा हुआ है गैरमजरूआ मालिक व ठेकेदार। देखिए, गैरमजरूआ जमीन वह होता है जो किसी जमींदार या निजी मालिक का होता है, लेकिन उसके रैयत का कोई निर्धारण नहीं होता है। मतलब स्थायी उसका कोई रैयत दर्ज नहीं होता है खतियान में। अब जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू हुआ 1950 में और जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी समाप्त हो गया, उसके बाद ये सारे जमीन जो गैरमजरूआ मालिक थे वो सरकार के अधीन आ गया, मतलब उसको सरकारी माना जाने लगा। लेकिन
अब जरा समझिए ठेकेदार क्या होता है। ठेकेदार का मतलब इससे नहीं लगाइएगा कि कोई ठेकेदारी करता था, मतलब जो सरकारी ठेकेदारी होती है वो बात नहीं था। यहाँ ठेकेदार से मतलब है कि उस जमीन को जमींदार द्वारा या मालिक द्वारा किसी को यूज करने के लिए, मतलब काश्तकारी करने के लिए, खेती करने के लिए दिया जाता था, लेकिन बेचा नहीं जाता था या बंदोबस्त नहीं किया जाता था। तो वैसे व्यक्ति को ठेकेदार कहा जाता था। मतलब कि यह जो जमीन था वो गैर मजरूआ मालिक व ठेकेदार था, मतलब किसी जमींदार का या निजी व्यक्ति का जमीन था और उस पर कोई काश्तकारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ और यह जो मालिक था उसने इस जमीन को बंदोबस्त करते हुए सरकार को इसका रिटर्न दे दिया। अब यह देखिए, यह है खतियान और इस खतियान में दर्ज है कि यह जमीन गरमजरुआ मालिक व ठेकेदार है, लेकिन जो मालिक है, जो जमींदार है, उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है आनंद चंद सिद्ध। मतलब इस जमीन का जो मूल मालिक है वो आनंद चंद सिद्ध है। और जब एक्ट लागू हुआ, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, तब उसके पहले उन्होंने उस जमीन को दो आदमी के नाम से, दो लोगों के नाम से बंदोबस्त किया। यह पूरा जो जमीन है यह है 10 बीघा 4 कट्ठा और 19 धुन का। ये धनौती नदी जो है वह इसी में पहले बहा करती थी, जो जलधारा थी इसी जमीन से होकर गुजरती थी। अब देखिए कि जब 1950 में जब यह एक्ट लागू हुआ, उसके पूर्व उन्होंने क्या किया कि इस जमीन में से नदी का जो पूर्व भाग था, चूंकि नदी तो सूख गई थी, तो जो पूर्व का भाग था वह 4 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर उन्होंने श्रीमती कृष्णा देवी के नाम से बंदोबस्त कर दिया। क्योंकि जमींदार थे, मालिक थे, वो बंदोबस्त कर सकते थे और यह अधिकार था, चूंकि मध्यस्थ मालिक भी कहा जाता था जमींदारों को, लेकिन यहाँ तो वो मालिक थे। तो उन्होंने बंदोबस्त कर दिया और जो नदी के पश्चिम का भाग था 4 बीघा 15 कट्ठा उन्होंने श्रीमती रेवती देवी के नाम से बंदोबस्त कर दिया। बजाबते बंदोबस्त हुआ और यह बंदोबस्त होने के बाद बजाबता जो उसकी जमाबंदी हुई है वो दिखाई दे रहा है कृष्णा देवी के नाम से और दूसरा रेवती देवी के नाम से। और बजाबता बंदोबस्त करने के बाद उन लोगों की जमाबंदी कायम हुई, जो जमाबंदी 254 और 255 था। इस और हम जिस जमीन की चर्चा कर रहे हैं उसका खाता 51 और खेसरा है 215, जिसके मालिक आनंद चंद सिद्ध हुआ करते थे। उन्होंने बंदोबस्त कर दिया कृष्णा देवी और रेवती देवी के नाम से। बजाबते उसकी जमाबंदी हुई, जमाबंदी नंबर भी मिला। उसके बाद असल मामला तब आता है कि देखिए, जो गैरमजरूआ मालिक जमीन होता है अमूमन अगर बंदोबस्त नहीं किया गया है किसी के नाम से तो माना जाता है कि सरकारी जमीन है, यहां तक सही है। लेकिन जब यह एक्ट आया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, तो उस समय जो जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो सारे जमींदारों ने अपने जमीन की यथास्थिति, जो उस समय स्थिति थी, वह सरकार को रिटर्न में वापस किया और ये बताया कि उनकी कितनी जमीन है, उन्होंने अपने जमीन में से कितने जमीन को बंदोबस्त किया है, कितने को पट्टा दिया है, क्योंकि यह सारा अधिकार उस समय मध्यवर्ती मालिक के रूप में जमींदारों के पास हुआ करता था, जबकि आनंद चंद सिद्ध तो मूल मालिक ही थे, जो खतियान में नाम भी है। अब उन्होंने बाजाबता रिटर्न दिया और रिटर्न में इन दोनों व्यक्तियों का, जिनके नाम से उन्होंने बंदोबस्त किया था, श्रीमती कृष्णा देवी और श्रीमती रेवती देवी,
इन दोनों आदमी का नाम उस रिटर्न में दर्ज है। अब ये बार-बार मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो रिटर्न होता क्या है, इसको भी जरा गहराई से समझने की जरूरत है। देखिए, जमीन की वस्तु स्थिति क्या थी कि खतियान में दर्ज है गैर मजरूआ मालिक व ठेकेदार। जो मालिक हैं उन्होंने जमीन को बंदोबस्त किया। बंदोबस्त करने के बाद रिटर्न में बजाते जिस जो बंदोबस्तधारी है उसका नाम भी अंकित करके सरकार को दे दिया। अब जो ये जमींदार होते थे, जो मध्यस्थ मालिक होते थे, मध्यवर्ती मालिक होते थे, उनको यह अधिकार था कि वो जमीन बंदोबस्त कर सकते हैं, पट्टा पर दे सकते हैं, ठेकेदारी पर दे सकते हैं। ये मतलब पूरी मलकियत हुआ करती थी उनके पास। ऐसे में अगर रिटर्न में जो बंदोबस्तधारी व्यक्ति है उसका नाम है, तो वो पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है, पूरी तरह यह कागजात प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति, वो जो जमीन है, उसका ओरिजिनल रैयत वही है, जो जिसके नाम से जमींदार ने बंदोबस्त किया है। क्योंकि इस जमीन को जब 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसके बाद कोई बंदोबस्त किया गया हो या पट्टा दिया हो गया, ऐसा मामला नहीं है। उसके पूर्व ही यह काम हुआ है और बजाते रिटर्न में जमींदार ने बंदोबस्तधारियों का नाम दिया है। वैसे में 100% कहा जा सकता है, कानून का जो संपत्ति का जो नियम है, उसके तहत स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसके वो लोग दोनों रैयत हैं। अब मामला ये बनता है कि जब वो रैयत हैं और कागज ही, सरकारी कागज ही इस बात को प्रमाणित करता है, तो आखिर इस तरह का क्यों नोटिस दिया गया। तो देखिए, अभी जो स्थितियां बन रही है उसमें एक तरह से कहें कि सरकार को जमीन चाहिए, तो किसी भी आदमी के जमीन को कहता है कि आपका जमीन गलत है, इसका जमाबंदी रद्द किया जा सकता है। ऐसी ऐसा मैं केवल कह नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। यही फुर्सतपुर है। फुर्सतपुर में जमीन है, जो जमीन मोतिहारी कोठी की हुआ करती थी, और वह जमीन एक ही डीड से, एक ही कागजात से एक परिवार को मिला, जिसमें कई हिस्से हुए। उसमें से एक हिस्सा पर बजाप्ते कोर्ट ने रैयती धारण करते हुए, जो सक्षम न्यायालय होता है उसने रैयती धारण किया और वो जमीन उसका अधिग्रहण हुआ और उस व्यक्ति को पैसा दिया गया। और उसी जमीन का दूसरा पार्ट, जो सेम खरीदार है, सेम बेचने वाला है, उसके दूसरे पार्ट पर प्रशासन द्वारा एक नोटिस दे दिया गया कि आपकी जो जमीन है उसकी जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब आप अंदाज कीजिए कि एक ही जमीन, तो हुआ क्यों? इसके पीछे की जब कहानी सुनी गई तो बड़ा आश्चर्यजनक था। हुआ यूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए फुर्सतपुर, बैरिया और बनकट में जमीन अधिग्रहण किया गया है। लेकिन चूंकि बैरिया का जमीन विवादित है, नहीं लिया गया है, तो जमीन की कमी पड़ी और यह चर्चा जब पिछले वर्ष मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था और महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, तो उस समय यह चर्चा हुई कि जमीन का अभाव है, तो प्रशासन ने अपना पीठ ठोकने के लिए यह कह दिया कि मैं 3 दिनों के अंदर में जमीन दूंगा, और जमीन तो था नहीं। उस स्थिति में सीधे जमाबंदी ही रद्द करने की प्रक्रिया अपना ली गई। हालांकि इसको लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट में यह मामला है। लेकिन जो सोच है, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ भी कहीं न कहीं उसी तरह का मामला हुआ, जब ये चर्चा हुई कि यहाँ पे मेरिन ड्राइव बनेगा, तो फिर बनेगा कहाँ? तो फिर ज़मीन खोजने की बात शुरू हुई और उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखिए कि उस ज़मीन जो बंदोबस्त कर दिया गया, बंदोबस्तधारियों के जो परिजन थे, अ, उसमें एक कृष्णा देवी थी, जो बंदोबस्तधारी थी। उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी ईश्वर चंद
सिद्ध को दिया और ईश्वर चंद सिद्ध ने उस जमीन को कई लोगों को बेचा। उन्होंने जमीन बेचा, जमीन बेचने के बाद बजाते फिर उसकी नई जमाबंदी कायम हुई। जमाबंदी कायम हुई, उस पर शांतिपूर्ण ढंग से आज तक दखल कब्जा है। उसका मालगुजारी भी सरकार ले रही है, उसका रसीद प्राप्त किया जा रहा है। बावजूद अब उस जमीन के जमाबंदी को रद्द करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, 915 करके एक पत्र है बिहार सरकार के राजस्व विभाग का, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जमींदार एक चिरकुट पर भी लिख के किसी को दे दिया कि ये जमीन आपकी है, तो उसका रैयत माना जाएगा। और यहाँ तो बजाते रिटर्न में दिया गया है बंदोबस्तधारियों का नाम, और बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि यह जमीन, इसके जो जमाबंदी है, इसको रद्द किया जाएगा। अब इसको लेकर तमाम विवाद चल रहा है, लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि जिंदगी भर का जो कमाई है वो लगाकर घर बना लिए सारे लोग। जिनको भी थोड़ी भी जानकारी जमीन की थी और उन्होंने ये देखा कि ये जमीन तो बजाप्ता सिद्ध साहब की जमीन है और उन्हीं के जो वंशज है उनके द्वारा बेचा गया है, इस जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो वो तो सही मान के ले लिए। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब विभाग इस तरह का एक यूं कहें कि एक नया तरीका अपनाया, उसके बाद गैरमजरूआ मालिक ठेकेदार जो खतियान में लिखा हुआ था, उस आधार पर बाद में जितने लोगों ने जमीन खरीदा, उनका दाखिल खारिज भी नहीं किया। और अब उन लोगों के लिए और भी परेशानी है। वो समझ रहे हैं कि वो जमीन छीनी जाएगी, लेकिन कानून है और कानून ये कहता है कि यह जमीन आनंद चंद सिद्ध की थी, जो जमीन के मालिक थे, और उन्होंने इस जमीन को बंदोबस्त किया। बंदोबस्त करने के बाद बजाते बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जब लागू हुआ 1950 में, तो उन्होंने रिटर्न दिया और रिटर्न में बंदोबस्तधारी का नाम अंकित है। मतलब यह 100% सिक्योर्ड है कि यह जमीन रैयती है, सरकारी जमीन नहीं है। ये मानना है सारे विधि विशेषज्ञों का, जिनसे हमारी बातें हुई। इसीलिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो परेशान हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात की परेशानी होनी चाहिए कि वो अपने कागजात को कितना दुरुस्त करते हैं और जो समय दिया गया है 9 तारीख, उस दिन अपनी बात को किस तरह रखते हैं। इसलिए घबराने जैसी कोई बात नज़र आती नहीं है। लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई लगाई है और जो कानून को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब बनता है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।